ग्लूकोज जानते हो? ग्लूकोज फार्मूला याद है किसी को? C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला। अच्छा, मैंने एक बार फिर से लिखा C6H12O6 और अब की बार मैंने कहा ये तो फ्रक्टोज, मान लोगे? पक्का? तो एक ही फार्मूले से दो अलग अलग कंपाउंड, ये क्या घपला है? फंक्शनलाइज। क्या फर्क है फिर इन दोनों में स्ट्रक्चर में कोई अंतर है? कुछ ना कुछ अंतर तो होगा। जैसे मुझे याद आ रहा है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, लेकिन फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ये होती है। दोनों में 4 और 1 5 OH ग्रुप, 3 और 1 4 और 1 5, दोनों में 5 5 OH ग्रुप है, लेकिन छठवां जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग है। इसमें अल्डिहाइड है, इसमें कीटोन। ये दोनों आपस में क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, ये आइसोमेरिज्म, ये हम पढ़ चुके हैं, पता है। अच्छा, एक और कंपाउंड होता है, उसका नाम होता है ग्लूकोज। उसका फार्मूला भी C6H12O6 होता है। अच्छा, एक और होता है एलोज, उसका भी यही होता है। एक होता है एल्ट्रोज, उसका भी फार्मूला यही होता है। तो आपने दो सुने, ऐसे हो सकता है 200 कंपाउंड हो जिनका फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, अच्छी बात है। एक ही फार्मूले से कई सारे कंपाउंड्स बनते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, ये हम जानते हैं। आपने मुझे बताया ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, कैसे पता चला? किसी टीचर ने पढ़ा, उसको कैसे पता चला? अच्छा, उसके टीचर को कैसे पता चला? उसके टीचर को कैसे पता? किसी साइंटिस्ट ने बताया। गुड, वेरी गुड। साइंटिस्ट को कैसे पता चला? गूगल नहीं था उस जमाने में। ज्यादा गूगल मत किया करो, आधी चीजें गलत होती गूगल। क्या तो साइंटिस्ट को पता चला, साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया कि ग्लूकोज का फार्मूला ये होता है, नाम वाम भी रखा होगा। उसको कैसे पता चला? भगवान तो बताने आए नहीं। मित्र ने सही बात बोली, उसने क्या किया? टेस्ट लगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना? वेरी गुड, 180। कैसे? हमने इसका फार्मूला सोचा ग्लूकोज का कि C6H12O6, तो उसमें जितने एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास ऐड किए। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 6 कार्बन है तो 6 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 हाइड्रोजन है तो 12 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 हाइड्रोजन है, 6 से मल्टीप्लाई किया, टोटल आ गया 180। तो अगर मैं आपसे किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास पूछूं तो आप पहले क्या पूछोगे? सर फार्मूला तो बता दो। मैं पूछूं अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का मॉलिक्यूलर मास कितना? 1877। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का मॉलिक्यूलर मास क्या है? पहले आपको फार्मूला चाहिए उसका, तभी तो बता पाओगे। और फार्मूला में पता नहीं है, साइंटिस्ट को भी नहीं पता। मान लो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास पता ही नहीं चलेगा। ये कहानी अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जैसे मुझे कोई अननोन कंपाउंड मिला, मुझे नहीं पता है क्या चीज, उसका फार्मूला कैसे आता है? सबसे पहले
ये साइंटिस्ट कैसे पता लगा, वो सारा इस चैप्टर में हमें देखें। सबसे पहले साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, जो अननोन चीज मिली है उसका मॉलिक्यूलर मास पता करते हैं। पहला काम ये होता है। ऐसे फार्मूले के बिना मॉलिक्यूलर मास, जी हाँ, हम लोग जो करते हैं साइंस में उसका उल्टा होता है। अपन लोग तो केवल रटने का काम कर रहे हैं। जो भी अननोन चीज मिलती है साइंटिस्ट पहले उसका क्या पता करता है, मॉलिक्यूलर मास। सब कैसे पूछता है, क्या उससे तेरा क्या मॉलिक्यूलर मास है, कैसे पता चलता है, तो उसके लिए भी मेथड्स। जैसे अभी अपन ने गैसियस स्टेट चैप्टर में पढ़ा था, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उसकी हेल्प से आप अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते। जो हमें चीज मिली, मान लो गैस, तो हम उसका क्या करा देंगे, डिफ्यूजन। किसके साथ, किसी ऐसी गैस के साथ जिसका नाम आपको पता हो, मॉलिक्यूलर मास पता हो, और रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करके आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का एक तरीका। दूसरा तरीका सॉल्यूशन चैप्टर में अपन लोग पढ़ते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला होता ही है। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर से अपन ऐसे निकालते थे मॉलिक्यूलर मास, ये फार्मूला होता है। WB वेट ऑफ सॉल्यूट, जो अननोन कंपाउंड अगर वो सॉलिड है या पानी में घुल सकता है या किसी और सॉल्वेंट में घुल सकता है, तो हम उसको लेते थे थोड़ा सा, 10 ग्राम लिया, पानी में घुल लिया, तो 10 ग्राम क्या हो गया, W। R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो पता ही है। T यानी टेम्परेचर, भैया जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बनाया है थर्मामीटर डुबा के नोट कर लो। V यानी वॉल्यूम, भैया कितने मिलीलीटर वॉल्यूम है आपके पानी का, वो पहले ही नोट कर लो। केवल क्या निकालना रह जाएगा, पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे निकालने की 5 मेथड सुनाएंगे मैं। बर्कले हार्टले मेथड, मोर्स एंड फ्रेजर मेथड, फेफर मेथड, डी ब्रीज प्लाज्मोलाइटिक मेथड और टाउनसेंड नेगेटिव प्रेशर मेथड। कोई सी मेथड लगा के अपन ने क्या निकाल लिया, पाई। उसकी वैल्यू यहाँ रख, डब्ल्यू भी पता है, आर पता है, टी पता है, वी पता है, पाई निकाल लिया और यहाँ रख दिया, तो एमबी मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। भले ही आपको अभी उस कंपाउंड का नाम नहीं पता, फार्मूला नहीं पता, कुछ नहीं पता, और उसका क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर। ऐसे और भी मेथड्स होती हैं। प्लेटिनी क्लोराइड मेथड है, इक्विवेलेंट मास मेथड है, ठीक है ना। एक डुलोंग एंड पैकेट लॉ शायद सुना हो कभी आप लोग, नहीं? यस सर। हाँ, कुछ ने सुना होगा डुलोंग एंड पैकेट लॉ। कई सारी मेथड्स हैं जिनसे आप मॉलिक्यूलर मास अननोन चीज का भी निकाल सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोग सबसे पहले क्या पता करते हैं, मॉलिक्यूलर मास पता करते हैं उस अननोन कंपाउंड का, कि कितना है भैया इसका वजन। नाम बाद में रखेंगे, भाई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है डॉक्टर, उसका वजन कर लिया अपन ने, वजन। नाम तो बाद में रखते हैं 6-7 दिन बाद, अब नाम रखने की कोशिश करें। मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, अब ये पता लगाना जरूरी है कि उस अननोन कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं अभी तक, तो उनमें से कौन कौन से एलिमेंट उसमें प्रेजेंट, तो उसके लिए लगाया जाता है उस कंपाउंड का टेस्ट, लेबोरेटरी में जाना। हो सकता है कभी स्कूल की लेबोरेटरी में जाने का मौका मिला हो, पिछले 2 सालों से तो बच्चों को नहीं मिल रहा है, मिला हो तो एक सॉल्ट एनालिसिस कराई जाती है। उसमें पाउडर रहते हैं, पहले इसमें पता करो कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन। उसने तो फाइल तो बनाई होगी, है ना, प्रैक्टिकल फाइल। तो हम वहां जाकर टेस्ट लगाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट अलग है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट अलग है। हमारे सिलेबस में दोनों है पढ़ने के लिए। इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिक के पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक के अलग चलते हैं, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अलग, वो भी अपन बात करें, ठीक है। तो इन टेस्ट को लगाया जाता है
और इन टेस्ट का नाम होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी पता कर, किस क्वालिटी का एलिमेंट प्रेजेंट, मतलब कौन सा एलिमेंट। इसको हम डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं, सिंपल भाषा। यानी एलिमेंट की पहचान करना है कि उस कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट है। जब एलिमेंट पता चल जाते हैं कौन कौन से, तो फिर हम पता करते हैं कि वो कितने कितने परसेंटेज है। जैसे पता चला उस कंपाउंड के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन। 118 में से ये 3 एलिमेंट है और कोई नहीं। तो फिर पता करना पड़ता है कार्बन कितना परसेंटेज है उसके अंदर, 5%, 20%, 60%, 90% कितना। हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है, नाइट्रोजन कितना परसेंट। अगर परसेंटेज पता चल जाए तो फिर आप उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। अब परसेंटेज पता किया जाता है, उसके लिए भी टेस्ट लगाए जाते हैं या मेथड्स होती हैं, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। समझ गए, क्वांटिटी मात्रा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, या इसका एक और नाम है एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट। एस्टिमेशन मतलब मात्रा पता करना। जैसे हम बाजार में कुछ लेने जाते, मान लो कंप्यूटर लेने गए, तो हम कहते हैं एस्टिमेट बना दो कितने रुपए का पड़ेगा, अमाउंट पता करना, एस्टिमेशन इंग्लिश का शब्द। जब ये पता चल जाता है तो फिर हम उस कंपाउंड का एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। इतना होने के बाद एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो पता चल कि साहब C6H12O6, पर C6H12O6 से तो बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। अभी देखा था आपको, एलोज, ग्लूकोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज, बहुत सारे हो सकते हैं। अब क्या पता करना पड़ेगा आपको, स्ट्रक्चर। इसके लिए भी टेस्ट लगाए जाते हैं और वो टेस्ट लगाना कहलाता है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, ये टेस्ट करना। सर इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये पता करते हैं उस कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप तो चाहिए ना पहले, फिर ये पता करते हो फंक्शनल ग्रुप कहां लगा है, पोजीशन। फिर पता करते हैं अगर डबल बॉन्ड है कि नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, मतलब सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। फिर पता करते हैं कि वो डबल बॉन्ड कहां लगा है, ये ट्रिपल बॉन्ड कहां लगा है, पोजीशन, तभी तो उसका आईपीसी नेम बनेगा। ये सारा खेल इस चैप्टर में सीखा, मतलब पूरे किसी कंपाउंड की कुंडली बनाना, पैदा होने से लेकर बिल्कुल फाइनल उसकी स्ट्रक्चर का, ये खेल खेल। आइए बस सुन, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ये अपने सिलेबस में है नहीं, मतलब अलग अलग चैप्टर में, जैसे मैंने बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल लो, डिफ्यूजन से निकाल लो, तो वो तो अपन अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां इसकी चर्चा नहीं। Recording in शुरुआत progress. में कराऊंगा आपकी इस बात से कि फार्मूला क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये तो देख लें। और अगर हमें परसेंटेज पता हो एलिमेंट्स का तो हम फार्मूला बना सकते हैं। वो थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, उसको पहले सीखते हैं, फिर अपन ये टेस्ट लगाना सीखते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड के कॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करना, बताना, दिखाना, प्रस्तुत करना। कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड
विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है जो उसमें प्रेजेंट है, उन एलिमेंट्स के सिंबल की मदद से उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना कहलाता है केमिकल फॉर्मूला। ये 3 तरह का होता है, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो और भी तरह का हो सकता है। जैसे पहला है एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या करता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उनके बीच का सिंपलेस्ट रेशो बताता है, सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ये बताता है। जैसे भी ग्लूकोज का फार्मूला आप लोगों को क्या बताया था, C6H12O6। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या रेशो दिखाई दे रहा है, 1:2:1। तो अगर मैं सिर्फ इसका रेशो लिखूं, पूरा फार्मूला नहीं लिखूं, फार्मूला तो ये है, पर सिर्फ रेशो बता दूं, इसमें कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, इस रेशो, ये क्या कहलाएगा मेरा एम्पिरिकल फार्मूला। ये नहीं है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, उनके बीच में क्या बताता है, रेशो। तो फिर ये कौन सा फार्मूला था, तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट गिव्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ, बिल्कुल सही ऑफ एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स पता है। जैसे हमारा ग्लूकोज जो है उसका एम्पिरिकल फार्मूला वो था, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6। लिखिए तो अब एक तीसरा फार्मूला और होता है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। It explains स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। मतलब इसमें सब कुछ पता चल जाता है, कितने एलिमेंट हैं, एग्जैक्ट नंबर भी, और कैसे जुड़े हुए हैं वो आपस में वो। जैसे ग्लूकोज का हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये, अब इसमें देखिए बिल्कुल एक एक एटम ओपन करके बता दिया है कौन किससे जुड़ा है और कैसे बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल से या डबल से। बल्कि यहां तो मैंने ओरिएंटेशन भी दिखाया, मतलब आप देखेंगे इसमें फर्स्ट कार्बन का OH राइट पे तो सेकंड का लेफ्ट। ग्लूकोज में ऐसे ही होता है, अगर हमने सेकंड का राइट पे कर दिया तो ग्लूकोज नहीं कहलाएगा। जो बहुत सारे नाम रहता है, ग्लूकोज, एल्ट्रोज, बेल्ट्रोज, ऐसे नाम है, वो बायोमोलिक्यूल में पढ़ लेंगे। फिर
इधर OH फिर राइट पे, फिर राइट पे, फिर राइट पे, इस तरह का ये। अच्छा, इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अब क्या है कि CHOH, कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक OH, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इधर भी आया है, इधर भी आया है, इधर भी आया है, इधर भी, 4 बार आया है। तो बार बार लिखने से अच्छा ब्रैकेट में बंद करके होल खोलना। ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला है, लेकिन इसको हम कहते हैं कंडेंस फार्मूला या कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस कर दिया, छोटा कर, लिखने में कम जगह। इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिटा दिया CHO। इस फार्मूले में कार्बन और हाइड्रोजन, इस तरीके से अब लिखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूले को, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं लिखे जाते, बल्कि जिसने बैंड टेस्ट लाइन की जिगजैग लाइन बनाई जाती है, उसमें जितने कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर पर एक कार्बन माना जाता है, और हाइड्रोजन जितनी वैलेंसी कम बच रही है उतने बार फंक्शनल ग्रुप दिखाया जाता है। यार CHO था एल्डिहाइड, तो C से O डबल बॉन्ड था, O डबल बॉन्ड जोड़ दिया। H मैंने कहा था दिखाना नहीं, तो नहीं दिखाया। तो पेपर में अक्सर आपको केमिस्ट्री के अंदर, जेई में तो ऐसे मिलेगा, ऐसे फार्मूले नहीं लिखेंगे, ऐसे ही में लिखेंगे, तो पहचानना सीख। ये कहलाती है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। फार्मूले को लिखने का बॉन्ड लाइन तरीका, बॉन्ड को लाइन से दिखा रहे हैं। डबल बॉन्ड है तो 2 पैरेलल लाइन से दिखा देते हैं, जैसे ये दिखा। ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 पैरेलल, ऐसा। इसके अलावा भी और तरीके होते हैं जो आमतौर पे स्टीरियो आइसोमेरिक पढ़ाते टाइम समझ में आने चाहिए, जैसे वेज एंड डैश फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, और न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन, बोट चेयर स्ट्रक्चर, बोर्ड स्ट्रक्चर, बहुत तरह के होते हैं, वो सब अपन स्टीरियो में सीखें। इतने अभी नाम सुनने का, ये फार्मूलाज है जो अपन यूज करने वाले हैं केमिस्ट्री के। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला पता चल जाए कंपाउंड, फिर मॉलिक्यूलर पता चल जाए, फिर उसके बाद क्या पता पड़ जाए, स्ट्रक्चर। यही सब हमें इस चैप्टर में करना है, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जनरली। कैसे कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट। एक और तरह के कंपाउंड हमने दुनिया में सुना है, आयनिक। आयनिक कंपाउंड आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेंगे। कहां मिलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में तो कोवेलेंट ही मिलेंगे, एक आध जगह उनमें कोई आयन जुड़ा हो तो बात अलग है, पर बेसिक नेचर इन कंपाउंड्स का कैसा होता है, कोवेलेंट होता है। दे आर नेवर आयोनिक। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से भर लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवेलेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। दूसरी बात दिमाग में भर लीजिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कोवेलेंट कंपाउंड पानी में नहीं घुलते, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पानी में नहीं घुलते। ये बात बिल्कुल फेविकॉल से चिपका लो दिमाग। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पानी में नहीं घुलते। हाँ, 2-4 नालायक हर जगह मिल जाते हैं, बदमाश। तो 2-4 ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो पानी में घुल जाते हैं। कौन से, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, या पूरी दुनिया की बात कर लो, जो भी कोवेलेंट कंपाउंड, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड पानी में नहीं घुलता, तो ऑर्गेनिक भी नहीं घुलते। कुछ कोवेलेंट कंपाउंड पानी में घुल सकते हैं। वो कोवेलेंट कंपाउंड पानी में घुल सकते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो हमें कैसा पता पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा कौन नहीं? तो उसकी ट्रिक है, जिस कंपाउंड में आपको फोन से H जुड़ा दिख जाए, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ी दिख जाए,
उस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है और ऐसे कोवलेंट कंपाउंड पानी में घुल जाएंगे। वो डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग जनरल, ये पानी में घुलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, नहीं घुलेगा। सर ऑक्सीजन है तो सही, पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? कार्बन से। इनसे जुड़ा होना चाहिए। अब जरा ये देखो, इसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा, ये पानी में घुल जाए। अब आप देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। गिन लो, लेकिन इनमें से एक पानी में घुलेगा, एक नहीं घुलेगा, है दोनों कोवलेंट कंपाउंड। जहां कहीं भी नॉन मेटल से नॉन मेटल जुड़ती है वो कंपाउंड कोवैलेंट होता है। अगर ये भी नहीं पता हो तो ये भी बता, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबके सबके नॉन मेटल, इतना तो जानते हो। तो ये सबके आपस में जुड़ने से कैसा कंपाउंड बनाएंगे? कोवैलेंट। मेटल आने पे आयनिक बॉन्ड बन सकता है। आयनिक बॉन्ड केवल कौन बना सकती है? मेटल। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी केमिकल बॉन्ड में डिटेल में पढ़ेंगे, पर बेसिक बातें बताते हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पर एक पानी में घुल रहा है, एक पानी में नहीं घुल रहा। यानी किस बात में अंतर है? प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। पानी में घुलना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। बाकी रिएक्शन भी अलग होती है इनकी, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। इनमें किस बात का अंतर है? फंक्शनल ग्रुप। इधर ईथर लगा, इधर एल्कोहल लगा, ऐसी चीजें आपस में क्या कहलाती है? आइसोमर। तो ये फंक्शनल आइसोमर है, बिल्कुल। इनमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रही है, अलग आ रही है? अलग आ रही है। तो आइसोमर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। ये हमने प्रूफ भी कर लिया, सामने देखिए, ठीक है। तो पेपर में इंटीजर टाइप क्वेश्चन आएगा, मिक्स क्वेश्चन आएगा, ऑर्गेनिक का नहीं, फिजिकल होना कहीं के भी। 25 कंपाउंड लिख देंगे, कोई आयोनिक होगा, कोई कोवैलेंट होगा, कोई कैसा होगा। पूछेंगे इनमें से कौन कौन सा पानी में घुलेगा। अब गिनना पड़ेगा कितने कोवैलेंट है, फिर उनमें से हाइड्रोजन बॉन्ड वाले छांटने पड़ेंगे। आयनिक तो ज्यादातर घुलेंगे, पर आयनिक में भी कुछ बदमाश होते हैं जो नहीं घुलते। हाँ, आयनिक कंपाउंड पानी में घुलता है, पर कुछ हैं जो नहीं घुलते। ऐसे कोवैलेंट पानी में नहीं घुलता, कोवैलेंट पानी में नहीं घुलता, पर कुछ हैं जो घुल जाते हैं। तो वो बदमाशी अपने को देखनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी क्या करना। अभी तो कोवैलेंट की समझा। तो हमें ये समझ में आ गया, स्ट्रक्चर अलग है तो प्रॉपर्टी भी अलग होगी। अभी कैसे पता पड़ेगा क्या स्ट्रक्चर है? वही चीज हम सीखते हैं इस चैप्टर के स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन पार्ट। अच्छा, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात हुई, थोड़ा सा आयनिक कंपाउंड की तरफ भी नजर डाल दें। कोवैलेंट कंपाउंड का फार्मूला लिखना लिखना सीखने वाले अपन लोग, सब करने वाले। आयनिक कंपाउंड का भी सीख लेते हैं, वो आसान है, कुछ नहीं करना। जैसे मुझे सोडियम फॉस्फेट का फार्मूला लिखना, तो मैं सिंबल सोचूंगा सोडियम का क्या होगा, उसका चार्ज सोचूंगा कितना होगा, +1 आता है सोडियम का चार्ज। ये कैटायन होगा, कैटायन का सिंबल लिख दिया, उसके ऊपर उसका चार्ज। फिर एनायन का सिंबल सोचूंगा, फॉस्फेट का PO4, इसका चार्ज होता है -3। ये इसके नीचे लगा देंगे, ये इसके नीचे लगा देंगे। कैटायन का चार्ज हमेशा एनायन के नीचे और एनायन का चार्ज हमेशा कैटायन के नीचे होता है। तो इसके नीचे 3 आ जाएगा तो Na3। PO4 के नीचे 1 लिखना है तो मत लिखो, जरूरत नहीं 1 लिखने की। तो फार्मूला बन गया Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। ये आना चाहिए भाई साहब, हाँ 10 में पुरानी बात है, तो ये याद एक बार हर चीज दिलाऊंगा, इसको लिखवा नहीं रहा हूं। इसको कहते हैं
आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखने की क्रिस क्रॉस मेथड, क्रॉस बन रहा है, क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। बता सकते हो अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होगा? पता नहीं। अमोनियम का सिंबल NH4, चार्ज प्लस, डाइक्रोमेट Cr2O7, चार्ज -2, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, ये बन गया बात, सही बताया था। अच्छा एक और देखें, कैल्शियम पर क्लोरेट, दिमाग नहीं चला, बुद्धि का प्रयोग, जो सिखाया बस उतना सीख, मेरे से बाहर नहीं जाना, जितना मैंने बोल दिया उतना ही करना, नहीं तो सिलेक्ट नहीं हो पाओ। अपना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ मेरे दिमाग से खेलना। मैंने क्या बोला बेटा? जो मैंने बोला उतना करो। सिंबल बोला, कैल्शियम का सिंबल सी, चार्ज होता है प्लस, पर क्लोराइड का सिंबल कौन बताए? आदर्श भी है, अगम Cl हाँ बता दे। Cl2O7 हे भगवान, ClO4 पर क्लोराइड होता है ClO4, चार्ज -1, ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, तो Ca के नीचे 1 आ गया, मत लिखो। ClO4 के नीचे 2 आ रहा है, ये लिख दिया। पर ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ऑक्सीजन 42 टाइम्स, तो ऐसे नहीं लिखना है, ब्रैकेट में बंद करके लिखो। तो CaClO4 होल ट्वाइस, ये कैल्शियम पर क्लोराइड हो। शर्म करो, है फार्मूले नहीं लिख पा रहे, क्या करोगे जिंदगी में? छोड़ दो केमिस्ट्री। क्यों बता दिया? ऐसी गलती पे तो गोली मार देता हूं मैं, तो गनीमत है जिंदा बैठा है यहाँ पे। तो अब हमारे सामने क्या काम हो गया? इन आयंस के नाम याद होने चाहिए, हमें नाम ही नहीं पता, ये प्रॉब्लम है। अच्छा इसका बता दो, चलो ये गलती थी, अब नहीं होगी, है ना। एल्यूमिनियम पर सल्फेट, जरा लिखो रे सब लोग इसका फार्मूला, चैट बोर्ड में ऑनलाइन वाले, मैं आप लोग भी रजिस्टर में लिखो, कहीं ऐसी रफ पे लिख लो पीछे रजिस्टर की लास्ट में, मैं भी देखता हूँ जरा कितना आता है। लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है 10th पास बच्चों को पढ़ा। कोई बात नहीं, कोरोना ने सब बर्बाद कर दिया, अपन फिर सीख लेंगे, इसलिए मैं आज शुरू से बेसिक चीज भी बता देता हूँ। आ रहा हूँ देखना रजिस्टर। ऑनलाइन वालों ने अरे आदर्श ये क्या कह रहा था, दिस इज डन है कब? तब की बात, इस बैच में तो AlCl3O12, बढ़िया बढ़िया फार्मूले निकल के आ रहे हैं। Al2SO4 होल ट्वाइस, होल थ्राइस, अच्छा बढ़िया बढ़िया फार्मूले निकल के आ रहे हैं। Al2SO5 होल थ्राइस, गुड, शाबाश।